नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्ष 2022 की इंडिया की फरवरी महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे रूस यूक्रेन संकट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, शीतकालीन ओलंपिक खेल, सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, इंडियाज फर्स्ट ओईसीएम साइट, कई महत्वपूर्ण बुक्स जैसे ए नेशन टू प्रोटेक्ट और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण बुक्स, 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगैरह और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप वीडियो को एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य है? तो ये किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन बी, रूस व जर्मनी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, रसिया ने इस पाइपलाइन के अप्रूवल को रोक दिया है। ये पाइपलाइन रसिया से बाल्टिक सागर के थ्रू जर्मनी में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम रूस यूक्रेन विवाद को संक्षिप्त में समझ लेते हैं ताकि आगे जो क्वेश्चन आए उन्हें समझने में आपको आसानी रहे। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसलिए यहाँ पे हम केवल उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे मुद्दे को आप ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 1945 के बाद से ही, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। ये एक आइडियोलॉजिकल वार था जो कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में था। इसमें कम्युनिज्म को लीड कर रहा था यूएसएसआर और कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था यूएसए और उसके सहयोगी देशों ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह है ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। शुरुआत में इसके 12 मेंबर थे जिन्हें फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है, और वर्तमान में बढ़ते बढ़ते अब इसके 30 मेंबर हो गए हैं। 2 इसमें नॉर्थ अमेरिका से है, यूएसए और कनाडा। बाकी जो 28 मेंबर हैं वो इसमें यूरोप से हैं। 2020 में इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है नॉर्थ मैसिडोनिया। दोस्तों, ये कोल्ड वॉर तब तक चलता रहा जब तक कि 1991 में यूएसएसआर का 15 देशों में विभाजन हो गया है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1991 में। दोस्तों, कौन कौन से देश थे जिनमें ये यूएसएसआर टूटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला देश तो रसिया है ये, जिसे यूएसएसआर का वारिस कहा जाता है। उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और इसके अलावा 5 देश और हैं जिन्हें मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। यूएसएसआर के विभाजन के बाद रसिया मिलिट्री वाइज और इकोनॉमिक वाइज बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो अब एक सुपर पावर नहीं रहा था। नाटो की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वो उद्देश्य पूरा हो गया था, तो या तो इसे समाप्त हो जाना चाहिए था या निष्क्रिय हो जाना चाहिए था। लेकिन यूएसए और उसके सहयोगी देशों को डर था कि रसिया फिर से सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने लगातार रसिया पर दबाव बनाए रखने के लिए न केवल नाटो को जिंदा रखा बल्कि लगातार इसकी सदस्य संख्या में ये प्रसार करते रहे। दोस्तों, नाटो का जो संविधान है उसका आर्टिकल 5 कहता है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे संयुक्त रूप से सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश संयुक्त रूप से उसका सामना करेंगे। रसिया पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए यूएसए इसके जो पड़ोसी देश हैं, इसके जो बॉर्डर के आसपास के देश हैं, उनको लगातार इसका मेंबर बनाता रहा। जैसे 1999 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी को इसका सदस्य बनाया गया। 2004 में रसिया के भारी विरोध के बावजूद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये देश कभी यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, उनको भी इसका मेंबर बना दिया गया। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया और आसपास के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनको भी इसका मेंबर बना दिया गया। यानी कि नाटो की सेना रसिया के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गई थी। इससे रसिया की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया था। लेकिन मामला फिर भी शांतिपूर्ण रहा और रसिया ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनाए जाने की मांग करने लगा, और नाटो की जो 2021 की मोस्ट एस्पायरिंग लिस्ट थी मेंबर बनने की, उसमें 2 अन्य देशों के साथ यूक्रेन का भी नाम था। तो रसिया को लगा कि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है, यदि अब कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है क्योंकि यहां पे है काला सागर, और रसिया का जो व्यापार है उसकी एक बड़ी मात्रा काला सागर के थ्रू होती है, क्योंकि काला सागर आगे जाके भूमध्य सागर
और उसके भी आगे जाके अटलांटिक महासागर और अरब सागर में खुलता है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, इसलिए रसिया लगातार विरोध करता रहा कि यूक्रेन को इसका मेंबर, नाटो का मेंबर ना बनाया जाए, लेकिन ना ही यूएस ने और ना ही नाटो ने इसका कोई रेस्पॉन्स दिया। तो इससे परेशान होकर रसिया ने आखिरकार फरवरी के अंत में यूक्रेन पर हमला कर दिया और इसका एक ही उद्देश्य है कि यूक्रेन की वर्तमान सरकार को हटाकर रसिया के समर्थन वाली सरकार यहां बिठाना, ताकि इसे नाटो का मेंबर बनाए जाने से रोका जा सके। दोस्तों, इस युद्ध का एक अलग एंगल भी है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसे डॉनबास क्षेत्र कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डॉनबास क्षेत्र, और क्रीमिया, यहाँ पर रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इन लोगों का रसिया से जुड़ाव है और यहाँ अधिकतर लोग रशियन भाषा ही बोलते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यूक्रेन की सरकार उनके साथ भेदभावपूर्ण नीतियों का प्रयोग कर रही है, उन पर लगातार अत्याचार कर रही है। रूस भी इस बात को समर्थन देता है और इसी बात का बहाना बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तभी से वो डॉनबास क्षेत्र को भी अपना समर्थन देने लगा। यहाँ की आर्मी, यानी कि रसिया की आर्मी लगातार यहाँ हथियारों की सप्लाई कर रही है, जिसके कारण यूक्रेन की सेना और यहाँ के जो डॉनबास क्षेत्र के जो अलगाबादी है उनके बीच 2014 से लड़ाई चल रही है और अब तक लगभग 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। रूस का जो वर्तमान अभी युद्ध हुआ है, रूस ने जो आक्रमण किया है, रूस का कहना है कि यूक्रेन की सरकार डॉनबास क्षेत्र के लोगों पर नाजियों की तरह व्यवहार कर रही है और यहाँ के लोगों को, जिस प्रकार नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया था, उसी प्रकार यहाँ की यूक्रेन की सरकार नाजी बनकर यहाँ के लोगों का नरसंहार कर रही है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है रूस के आक्रमण का। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जब वार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ये बात ध्यान रखनी है, और ये बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा और साउथ में इसके ब्लैक सी है, यहाँ पे क्रीमिया है और इस तरफ इसके रूस है। तो इसमें बेलारूस को छोड़कर और माल्डोवा को छोड़कर ये जो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब नाटो के मेंबर हैं। तो जैसे ही रूस ने अटैक किया तो बेलारूस भी इसको सपोर्ट कर रहा है अटैक करने के लिए। तो रशियन आर्मी यहाँ के इस बेलारूस की जो जमीन है उसका भी यूज कर रही है अटैक करने के लिए। इसके अलावा ये तीनों तरफ से अटैक कर रहा है। क्रीमिया वर्तमान में रशिया के कब्जे में है, तो यहाँ से भी ये अटैक हो रहा है। तो जैसे ही इसने अटैक किया तो यहाँ पे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है एकदम बॉर्डर के पास में ही। तो रशिया के बमबारी के कारण रेडिएशन के लीकेज होने का खतरा उत्पन्न हो गया था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। दोस्तों, 1986 में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया था रेडिएशन लीकेज का, जिसके कारण 5 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे और इसे दुनिया का या इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा माना जाता है। और ये भी एक बड़ा कारण था यूएसएसआर के टूटने का। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है जैपोरेजिया। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इन दोनों जो पावर प्लांट्स हैं उन पर वर्तमान में रसिया ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे नीपन नदी बहती है, ये यूक्रेन को 2 भागों में बांटती है और काला सागर में गिरती है। ये बात भी ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पे क्या असर पड़ा इसका। दोस्तों, इंडिया से काफी संख्या में हर साल स्टूडेंट आते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई इंडिया की तुलना में काफी सस्ती है। लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ के अलग अलग शहरों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही युद्ध हुआ, स्टूडेंट यहाँ पे फंस गए। इंडिया ने ऑपरेशन गंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन गंगा चलाकर इन स्टूडेंट को धीरे धीरे निकालना शुरू किया। जो स्टूडेंट पश्चिमी भाग में थे वो तो बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया पहुंच गए और यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इवैक्यूएट कर दिया फ्लाइट्स के थ्रू। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था जो बॉर्डर के आसपास के शहर है उनसे स्टूडेंट को निकालना, जैसे सूमी, किएव, खैरसन। उस समय काफ़ी करंट में रहे थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक कुशलता दिखाते हुए इन स्टूडेंट को धीरे धीरे यहाँ से निकालना शुरू किया और फाइनली अब लगभग सभी स्टूडेंट को यहाँ से निकाला जा चुका है। इसे इंडियन डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की जो रसिया पे लगाए गए हैं तथा हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें पहला है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। दोस्तों, ये रसिया से बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी तक जाती है। जर्मनी ने इसके अप्रूवल को रोक दिया है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रतिबंध लगाया है वो है स्विफ्ट प्रतिबंध। हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये।
तो क्या है स्विफ्ट? इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। है क्या ये? इससे पहले देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसे फाइनेंशियल सेक्टर का परमाणु बम कहा जाता है। ईरान पर यह प्रतिबंध लग चुका है 2012 से 2016 के बीच में, और उस समय इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी जो 1/3 जीडीपी है वो कम हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक प्रतिबंध है। स्विफ्ट है क्या दोस्तों? दोस्तों ये है बेल्जियम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। काम कैसे करती है दोस्तों ये? दोस्तों ये एक तरह से मैसेजिंग नेटवर्क की तरह कार्य करती है। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है, जैसे आप हम व्हाट्सएप यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए, ऐसे ही बैंक एक दूसरे के लेनदेन की सूचना देने के लिए एक दूसरे को इस नेटवर्क का यूज करती है। जैसे दोस्तों एक स्विफ्ट कोड होता है, उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन होता है, और ये स्विफ्ट कोड हमारे जैसे आईएफएससी कोड है उसके ही इक्विवेलेंट एक स्विफ्ट कोड होता है। ये 8 डिजिट का कोड है। तो जैसे यूएसए में कोई बैंक है, मान लो कि सिटी बैंक है वहाँ की, और इंडिया में हमारी है एसबीआई बैंक, यानी कि यहाँ पे कोई दिल्ली में कोई खाता है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो कोई व्यक्ति यदि वहाँ सिटी बैंक से इस एसबीआई बैंक में यदि पैसा पहुँचाना चाहता है, तो ये बैंक मैसेजिंग नेटवर्क पर ये मैसेज डालेगी कि ये व्यक्ति इस खाते में और इस स्विफ्ट कोड के साथ इतना पैसा पहुँचा रहा है। ये मैसेज यहाँ आगे कन्वे होगा, और यदि ये बैंक इसको अप्रूवल दे देती है तो ये पैसा इंस्टेंटली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करती है। अब लगभग 200 देशों के बैंक इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब यदि किसी बैंक को यहाँ से इस सिस्टम से हटा देते हैं तो उसके जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन हैं वो रुक जाएंगे। वो ना तो कोई एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है उसका ले पाएगा, ना ही जो इंपोर्ट का जो उसका पेमेंट है वो कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी रुक जाएंगी। ये सिस्टम 1977 से चालू है, और ये ध्यान रखना ये खुद कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं करता, ये केवल इन्फॉर्म करता है बैंकों को ट्रांजेक्शन के बारे में। जो सेंडर और रिसीवर बैंक है उनको उसके ट्रांजेक्शन के बारे में ये इन्फॉर्म करता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किन अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो ये कौन दो अलगाववादी क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क। दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे ये, क्योंकि रूस ने इनको अलग क्षेत्र की मान्यता, अलग देश की मान्यता दे दी है, और इन दोनों क्षेत्रों को मिला के इस एरिया को, जो इसका ये पूर्वी क्षेत्र है, इसे डोनबास क्षेत्र कहा जाता है संयुक्त रूप से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहा चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो ये किस देश में है? ऑप्शन बी, यूक्रेन। दोस्तों ध्यान रखना है 1986 में इसी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा हो चुका है, और इसका यही एक बड़ा कारण था यूएसएसआर के विभाजन का। दूसरा, यहाँ यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है जैपोरेजिया, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वर्तमान में इन दोनों पावर प्लांट पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश पर स्विफ्ट प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस देश पर लगाया गया है स्विफ्ट प्रतिबंध? ऑप्शन ए, रूस पर। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रही नीपर नदी किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में है? अभी हमने हाल में ही देखा, ये है यूक्रेन में। नीपर नदी यूक्रेन को 2 भागों में बांटती है, और ये काला सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये नदी कहां गिरती है? काला सागर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए, यूक्रेन। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रहा खार्किव शहर किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी यूक्रेन। दोस्तों ये शहर खार्किव है और यूक्रेन में स्थित है। यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टूडेंट फंस गए थे और उन्हें निकालने में काफी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी यूक्रेन। दोस्तों वर्तमान में नाटो में 30 मेंबर है, इसमें 2 नॉर्थ अमेरिका से है, कनाडा और यूएसए, और इसमें जो 28 मेंबर हैं इसके वो यूरोप से हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों यहां पर हमारे रूस यूक्रेन से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इनमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये कौन सा अभयारण्य है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी खिजादिया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी लोकेशन क्या है दोस्तों? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में और खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य है गुजरात में। दोस्तों ध्यान रखना है, रामसर एग्रीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था ईरान में 1971 में और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। दोस्तों ध्यान रखना है, ये ईयर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रामसर एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। दोस्तों ये रिकॉर्ड क्या है? इस रिकॉर्ड में उन रामसर साइट को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति में है। भारत से 2 रामसर साइट इस रिकॉर्ड में शामिल है। कौन कौन सी हैं वो? लोकटक झील मणिपुर और कैबलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इन 2 अभयारण्य के शामिल हो जाने के बाद अब कुल भारत में 49 रामसर साइट हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है यहां से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन बी भारत। भारत डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी, और इस कंपनी का नाम है जिसने इसे बनाया है जाइडस कैडिला। दोस्तों ये वैक्सीन भारत में निर्मित तीसरी वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसे 12 साल से ज्यादा के उम्र के बच्चों पर लगाया जा सकता है और इसे 3 डोज लेनी पड़ती है 28-28 दिन के गैप पर। दोस्तों कई बार टेम्परेचर पूछा जाता है कि वैक्सीन को रखने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये सुरक्षित रहती है, तो ये भी ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM यानी कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट घोषित किया गया है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए अरावली जैव विविधता पार्क हरियाणा। दोस्तों ध्यान रखना है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है अरावली जैव विविधता पार्क। और दोस्तों अरावली पर्वतमाला आप सब जानते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, तो मध्य प्रदेश में कहाँ? जबलपुर में पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी प्रियम गांधी मोदी। दोस्तों इस बुक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर किया गया है, इसलिए बुक बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का खिताब जीता है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डेरिल मिशेल। डेरिल मिशेल ने
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया है? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बगीर। दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत के मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके तहत भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 ये कार्यक्रम है और इसमें कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 और इसमें 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी नवदीप सिंह गिल। दोस्तों ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो किस देश को हराकर किया है? ऑप्शन बी इंग्लैंड को हराकर। दोस्तों किसकी कैप्टनशिप में ये जीता है? इनका नाम है, इनके कैप्टन का यश धुल। और कोच कौन है अंडर 19 विश्व कप के? ये है ऋषिकेश कांतिकर। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है, जिसे मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा? तो कौन है इसके लेखक? ऑप्शन ए बिल गेट्स। बिल गेट्स हैं लेखक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी नॉर्वे। दोस्तों हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, जिनमें पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर आरओसी यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी और चौथे पर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य की झांकी को चुना गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है और इस झांकी का विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी 43वें नंबर पर। दोस्तों इसमें पहले स्थान पर रखा गया है यूएसए को और दूसरे स्थान पर रखा गया है यूनाइटेड किंगडम को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किन खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है? तो किन खेलों को शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में? ऑप्शन डी ABC तीनों, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन तीनों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, जो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वो आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स में, जो कि कैलिफोर्निया USA में है। दोस्तों 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वो आयोजित किए जाएंगे पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। 1896 में सबसे पहले ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे और ये किए गए थे एथेंस में और इस समय 12 कंट्रीज ने भाग लिया था। 1994 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 1994 में समर और विंटर ओलंपिक को अलग किया गया था और हर 2 साल के गैप पे ये खेल आयोजित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक? ऑप्शन ए एडमिरल जी अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा जी को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2022 से निर्धारित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 देश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में। दोस्तों ध्यान रखना है, इस बार मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये 1995 से हर 2 साल के गैप में आयोजित किया जाता है। इस बार पहली बार यूएसए और जापान, इन कंट्रीज ने भी इसमें भाग लिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए विंग डुएन डुएन। दोस्तों ये एक जायंट पांडा है, और यदि बात की जाए शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2022 की, तो उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था ऑप्शन सी शुए रॉन रॉन। दोस्तों ये सब चाइनीज नेम है। इस बार जो ओलंपिक खेल हुए हैं शीतकालीन, वो बीजिंग चाइना में आयोजित किए हैं, इसलिए इनके ऐसे नाम हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखी गई है? ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, जो कि दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है? यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? यह है अहमदाबाद। और इसके बाद भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन सी इजराइल। ध्यान रखना दोस्तों, इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो कौन सा उपग्रह है ये? ऑप्शन ए EOS-04। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो किसे निष्क्रिय किया है? ऑप्शन ए इनसैट 4B। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को प्रतिबंधित करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने भांग की खेती को प्रतिबंधित करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक ए ब्रेक नामक नया फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किसने की है घोषणा? ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। दोस्तों इंस्टाग्राम ने टेक ए ब्रेक नया फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है, और ये क्या है दोस्तों? ये बीच बीच में यूजर को अलर्ट करेगा कि आपने प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर लिया है, अब आप कहीं अन्य जगह पर फोकस करें। बेसिकली ये उन यूजर्स के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा एडिट हो जाते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए, तो उन्हें बीच बीच में ये अलर्ट करता रहेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत स्वतंत्रता प्रेस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया है इसमें? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर को भारत स्वतंत्रता प्रेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर रखा गया है। दोस्तों इसे रिलीज किया गया है
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ध्यान रखना है, इसने इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों यदि बात की जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये लॉन्च करते हैं रिपोर्टर्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा, रिपोर्टर्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये लॉन्च करता है। भारत को इसमें 142वां स्थान मिला है 2021 में, और इसमें नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम त्रिवेगा को स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है परम त्रिवेगा को? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने परय शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक भारत अफ्रीकी संबंध चेंजिंग हॉरिजॉन्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी राजीव कुमार भाटिया। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन सी 46वें नंबर पर। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे, ध्यान रखना, और भारत को इसमें 46 नंबर मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग घोषित किया गया है? तो ये कौन सी सुरंग है दोस्तों? ये है ऑप्शन सी अटल सुरंग। दोस्तों ये रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग पास है पीर पंजाल में, वहां पे इसे बनाया गया है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में रोहतांग दर्रे में इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बनाएं। तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला देश बनाएं। दोस्तों इससे पहले भीम ऐप को यूज करने वाला विश्व का पहला देश बना था भूटान। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भूटान भीम ऐप को यूज करने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सुरजीत सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध किस खेल से था? ऑप्शन बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना है? तो ये कौन सा बैंक है दोस्तों? ये है जेपी मॉर्गन, अमेरिका की बैंक है दोस्तों मेटावर्स का मतलब है वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने वाला जेपी मॉर्गन विश्व का पहला पहला बैंक बनाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए रो खन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत चन्नबीरा कानवी किस भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक थे? तो ये किस भाषा के थे? ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ह्यूमन
हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वार के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए सैमुअल मोयन। सैमुअल मोयन इसके लेखक है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट पीस एंड रीइन्वेंटेड वॉर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत गायिका संध्या मुखर्जी का संबंध किस भाषा से था? तो इनका संबंध किस भाषा से था? ऑप्शन सी बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? पाकिस्तान का पुरस्कार है ये। ऑप्शन ए बिल गेट्स। बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन बी पुष्पा द राइज। दोस्तों आपको पता है पुष्पा राइज जो लाल चंद्र है उसकी तस्करी के ऊपर बनी फिल्म है और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है कृति सेनन को मिमी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के पहलुओं को कवर करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है द ग्रेट टेक गेम के? ऑप्शन ए अनिरुद्ध सूरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का देश के बाहर पहला आईआईटी किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देश के बाहर पहला आईआईटी कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी यूएई में। यूएई में पहला आईआईटी स्थापित किया जाएगा देश के बाहर। अगला प्रश्न है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन बी इजराइल। दोस्तों ये एक वायु रक्षा प्रणाली है, ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि सी डोम क्या है? तो ये है एक वायु रक्षा प्रणाली इजराइल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है भारत ने ये? ऑप्शन सी फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी असम। असम ने नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज। दोस्तों कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाएगा? तो किन दो देशों के मध्य किया जाएगा? ऑप्शन सी भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने
महामारी प्रतिबंधों के विरोध के कारण पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो ये किस देश ने किया है? ऑप्शन ए कनाडा ने। कनाडा ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में आरबीआई द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या है फरवरी 2022 में? 4%। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है मानव तस्करी की रोकथाम के लिए? ऑप्शन ए ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट ध्यान रखना दोस्तों, मानव तस्करी की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक प्राप्त किया था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किस विभाग ने शुरू किया है? ऑप्शन ए नाबार्ड ने। नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है। कौन सा जिला बना है? 100वां जिला चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानानंदा। तो आर प्रज्ञानानंदा ने विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।